उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बयान ने भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। यानी यूपी के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें अखिलेश यादव ने एक तरीके से दोबारा से ऑफर दिया है। पहले भी ये बात कह चुके हैं। अब अखिलेश यादव की मंशा क्या है? क्या अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए कुछ बड़ा प्लान बना चुके हैं या फिर उनका कुछ और प्लान है? इस बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विजय शंकर सर हैं। सर, बहुत चर्चा है कल से ही। अखिलेश यादव ने पहले केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया था। इस बार दोनों डिप्टी सीएमओ को कह दिया है कि जो भी 100 विधायक लाएगा हम एक हफ्ते की बात कही है। क्या मंशा है? क्या ये बीजेपी को घेरने के लिए उनके अंदर दो फाड़ करने की कोशिश है? देखिए, अखिलेश यादव एक बहुत ही चतुर राजनेता है। वो जानते हैं कि हर बयान का कुछ ना कुछ मतलब होता है और उसे दूर तक उसके मायने निकाले जाते हैं। उन्होंने सोचिए कि ये बयान कब दिया, जब योगी आदित्यनाथ विदेश यात्रा पर निकलने वाले, सिंगापुर जाने वाले हैं, जापान जाने वाले थे, उस वक्त दे रहे हैं। वो कब ये बयान दे रहे हैं? जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी बाहर जाना है जी। वो भी जर्मनी के दौरे पर निकलने वाले। अब सवाल उठता है कि इस बयान के जरिए ऐसी बात कह के ऑफर देकर के 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, क्या हासिल करना चाहते हैं? तो अब कहते हैं नेता वो होता है जो दीवारों के पार देखता है, दीवारों के भीतर जो है सबको दिखता है। अखिलेश यादव को पता है कि 2027 के चुनाव को जीतने के लिए अभी से साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने की जरूरत है। और साइकोलॉजिकल बढ़त कैसे बनाए? और किसी पर जो डायरेक्ट अटैक, अगर आज की तारीख में अखिलेश यादव को भी अच्छी तरह पता है कि यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद क्या है। वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर सीधे अटैक करने से जो जनता में क्या संदेश जाएगा। तो वो योगी आदित्यनाथ पर सीधे अटैक न कर करके उनके जो दोनों डिप्टी हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी, जो जिसे कहते हैं ना सबसे अनुशासित पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसको कहा जाता है कि सबसे अनुशासित पार्टी है, उसके भीतर ऑल इज नॉट वेल, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज। लेकिन पिछले दिनों सर जो कुछ हुआ है, चाहे शंकराचार्य को लेकर हुआ है, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, बटकों की पूजा की ब्रजेश पाठक ने, उसे लेकर तो सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। सबके मन में शंका तो है कि बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच दो फाड़ जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। अखिलेश यादव तो उसका फायदा उठाएंगे। देखिए, हर जो विरोध में नेता रहता है, विरोधी पार्टी जो विपक्ष में बैठा रहता है, जो सत्ता में जाने की चाह रखता है, जो कोशिश कर रहा होता है, वो उसकी रहती है कि सत्ता पक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाए। तो ऐसे में जहां पर जब अखिलेश यादव ने ये बयान दिया कि 100 विधायक लाइए और हफ्ते भर के भीतर और मुख्यमंत्री बन जाइए, तो ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं कि 100 विधायक न ब्रजेश पाठक के साथ हैं और न केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं। अखिलेश यादव ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों की स्थिति अभी योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी की राजनीति में क्या है, वो दोनों कहाँ खड़े हैं। यही अखिलेश यादव थे जो कभी कहा करते थे स्टूल उप मुख्यमंत्री, यही अखिलेश यादव कहा करते थे। लेकिन सच है कि राजनीति जिस तरह से चलती है उसमें हर दल अपने हिसाब से संभावनाएं तलाशता है और ये एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है कि जिसमें सबको कैसे साधना है। योगी आदित्यनाथ शासन के मोर्चे पर खुद को मजबूत दिखाना चाह रहे हैं, पार्टी भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है। बाकी जहां दूसरे मुद्दे हैं वहां पर दूसरे वर्गों को साधने के लिए एक तरह से देखा जाए तो दोनों डिप्टी सीएम को आगे कर दिया जाता है। मान लीजिए कि शंकराचार्य के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर था, और योगी आदित्यनाथ का, प्रशासन का। केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़ा सा लगा कि एक अलग राह ले रहे हैं। इसी तरह से जब यूजीसी का मसला आता है, ब्राह्मणों की बात आती है, तो ब्रजेश पाठक थोड़ा अलग दिखते हैं। लेकिन आप देखिए क्या होता है। पिछले हफ्ते की बात है जब मोहन भागवत जी लखनऊ जाते हैं तो सामने योगी आदित्यनाथ जी उनसे मिलते हैं। अगली सुबह केशव प्रसाद मौर्य जी भी मिलते हैं, ब्रजेश पाठक जी भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है ना वो अलग अलग खांचों में दिखता कुछ है, होता कुछ है। अगर यूपी की राजनीति को देखा जाए तो अब क्या है, आज क्या कहा,
आज केशव प्रसाद मौर्य ने क्या अखिलेश यादव को जवाब दिया, समाजवादी पार्टी में भाजपा से तो कोई आने वाला नहीं है, अखिलेश यादव अपने विधायकों को बचा ले तो बड़ी बात होगी। सोचिए, ये कह रहे हैं कि आप लेकर के आइए 100 विधायक और मुख्यमंत्री बन जाइए, और केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि अपने विधायकों को आप बचा लीजिए। 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी। ये कौन कह रहा है? केशव प्रसाद मौर्य, जिसको ऑफर देने की बात की कही जाए, ऑफर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी का, आपको बता दे, बहुत जब आप उनका बयान दोनों हाँ, उनका शब्द था दोनों, नाम नहीं लिया था। उसके बाद वो कह रहे हैं इसी बयान में, सपा की नैया डूब रही है, उसका भविष्य अंधकार में है, सपा 2027 ही नहीं 2047 तक सत्ता वियोग में रहेगी। 10 साल से तो पहले ही सत्ता में नहीं है। 10 साल का सूखा कम नहीं होता है। 10 साल अगर आप पावर में नहीं है, उसके बाद से अगर पार्टी को चलाना, पार्टी को जोड़े रखना आसान चीज नहीं होती। तो अखिलेश यादव, जो हम लोग बात कर रहे थे, अखिलेश यादव की रणनीति है कि सीधे योगी पर, मुझे जो लग रहा है कि सीधे योगी आदित्यनाथ पर अटैक करने के बजाय बीजेपी पर अटैक करें, और बीजेपी पर अटैक करने के लिए दोनों डिप्टी सीएम को अगर आगे करते हैं तो उसे मैसेज देने में ये सहूलियत रहेगी कि बीजेपी में सब ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 45 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर 5000 से कम मार्जिन में हार जीत का मार्जिन रहा है। मतलब ये बहुत क्लोज सीटें हैं वहां पर, और ऐसे में अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि अब जहां पर पिछली बार ये सब कुछ हुआ था वहां पर मुस्लिम वोट थोड़े बहुत बढ़ गए थे, या फिर किसी कारणवश वो कुछ मायावती के पास चिटक गए, वो कह रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से हमारी जो हमने घेराबंदी कर रखी है, मुस्लिम वोट भी हमारे साथ है, 2024 के लोकसभा चुनाव का वो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि उसका हवाला दे रहे हैं कि इस बार सारे जो हैं पीडीए जो जहां छिटकता था वो हमारे पास है, तो 50 सीटें वो प्लस मानकर चल रहे हैं अपने में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अगर ये कामयाब हुआ तो कुछ तस्वीर आपको बदलती हुई दिख रही है? देखिए, अभी तो कहना बहुत मुश्किल हुआ कि कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, किस तरह की स्थिति होगी। इसी तरह के गणित के साथ आपको याद होगा तो बिहार में तेजस्वी यादव भी थे कि जो 2000 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सीटों का अंतर, जो वोट का अंतर अधिक नहीं था, लेकिन सीटों में बहुत अंतर आ गया था। इसी तरह से देखा जाए तो वहां भी 3 दर्जन सीटें ऐसी थी जिसमें 3000 या 4000 के मार्जिन से जीत हार तय हुई थी। तो ये भी तो देखना होगा कि अगले 5 साल में स्थिति कितनी बदल गई है, जिसके सामने जो विरोधी दल खड़ा है वो मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है। तो पिछले 10 साल में यानी 9 साल तो हो गए, 9 साल मार्च में हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ के। तो 9 साल में उन्होंने क्या मैसेज दिया है? 9 साल में उन्होंने मैसेज दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तनिक भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने दिया है कि सबका नियम कायदे भारतीय संविधान के मुताबिक हर कोई नागरिक है और उसके हिसाब से जो उसका हक बनता है उसको मिलेगा। योगी आदित्यनाथ के कहीं हनक में आपको कमी दिखाई देती है, तौर तरीके में कमी दिखाई देती है। तो हर नेता अपने हिसाब से असेस करता है, अटैक की अपनी रणनीति बनाता है, उसके नायक अलग होते हैं, कहे या ना कहे। जैसे मुझे एक छोटी सी इसलिए कहानी याद आ गई जब आप ये कह रहे थे, तो कहा जाता है अक्सर कि चंद्रगुप्त और चाणक्य, करीब 2500 साल पुरानी बात है, उस दौर की एक कहानी कही जाती है कि जिस तरह से उन्होंने नंद वंश के मतलब धनानंद के नाश करने का प्रण लिया था। तो उस दौरान होता क्या है कि पहली जो लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य की धनानंद की सेना के साथ, तो उसमें किसी तरह से जान बचा के चंद्रगुप्त भागते हैं। और भागते भागते वो एक झोपड़ी में के किनारे झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। रात का अंधेरा रहता है, तो उस घर में एक माँ और एक बच्चा दो रहते हैं, और वो आपस में बात कर रहे हैं। वो बच्चा खिचड़ी खा रहा होता है और खिचड़ी में अचानक बीच में हाथ डाल देता है, तो मुंह जैसे हाथ जल जाता है। तो माँ कहती है कि तुम चंद्रगुप्त की तरह मूर्ख हो क्या? तो दोनों ध्यान से सुनने लगते हैं। तो बोला, माँ क्या करूं? तो बोला कि खिचड़ी को किनारे से खाया जाता है। तो कहने का मतलब
उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी बनती है कि सीधे धनानंद पर अटैक करने के बजाय जो राजा के करीबी हैं उन पर अटैक किया जाए, राजा को कमजोर किया जाए। और फिर उसके बाद तो कमोबेश देखा जाए तो अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पर सीधे अटैक करने में नुकसान है, क्योंकि आदित्यनाथ की जो नीतियां रही हैं, जिस तरह से चले हैं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, तो शायद उनके विरोधी भी उनका समर्थन करते हैं भीतर खाने। और जहां तक डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, डेवलपमेंट ना समय के साथ होता रहता है हर जगह। कहीं कभी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार सुस्त होती है। ये बात हर कोई, आम आदमी भी जानता है, राजनेता भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि चुनाव के दौरान ना विकास आखिरी में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता। आखिरी वक्त में कहते हैं ना, जो वोटिंग बिहेवियर को पर असर डालने वाला। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब आप यहां से नोएडा से आप बलिया तक, उस छोर तक, यूपी के इस छोर से उस छोर तक जाते हैं बाई सड़क, तो ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास से जब आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं, ताज एक्सप्रेसवे पे पूरा चढ़ते हैं, तो आगरा तक जाएंगे तो वहां पर आपको लगेगा ये मायावती के दौर में हुआ। आगरा से जब आप लखनऊ तक जाएंगे तो लगेगा कि अखिलेश के दौर में बना है। फिर आप लखनऊ से जब आप गाजीपुर के आखिरी छोर तक जगह जाएंगे तो लगेगा कि ये तो योगी आदित्यनाथ के दौर में हुआ है। तो जब विकास की जब गाथा देखते हैं यूपी की, तो ऐसा नहीं, सबका योगदान है, किसी का थोड़ा कम, किसी का ज्यादा हो सकता है। और विकास हमेशा समय के आधार पे जो पूरे दुनिया में जो विकास का चक्र है उससे प्रभावित होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के योगदान को पूरी तरह खारिज कर दे और कह दे किसी को कि सब कुछ उसी ने किया है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये लोग भी जानते हैं, लेकिन ये जरूर है कि सरकार के होने का एहसास कौन ज्यादा करवाता है, लोग किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उसी के आधार पर तय करते हैं कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। और अखिलेश यादव को लग रहा है कि 10 साल पूरा हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी के भीतर भी बहुत सी चीजें हैं, शायद लोग उन्हें मौका दे, और उनको लग रहा है कि जो सामाजिक समीकरण है वो उनके साथ है। लेकिन हमको लग रहा है कि जो आज की तारीख में अगर सामाजिक समीकरणों की भी अगर बात करें और एक आंकड़े की बात करें, अगर कहें तो इजाजत बिल्कुल, तो आंकड़े का जो 2000 जो पिछला चुनाव हुआ 2022 का, तो उसमें 403 विधायकों में से 52 ब्राह्मण है। बहुत हम लोग कहते हैं ना ब्राह्मण ठाकुर, उसमें से जो 46 ब्राह्मण है वो बीजेपी के हैं, समाजवादी पार्टी के 5, कांग्रेस से 1, ठाकुर विधायकों की संख्या 49 है, बीजेपी के इसमें 43, समाजवादी पार्टी के 4, बीएसपी का 1 इकलौता, ठीक है। कुर्मी तीसरी बड़ी पावर ब्लॉक के तौर पे देख सकते हैं, बीजेपी प्लस गठबंधन में थी 27, एसपी प्लस 13 और कांग्रेस 1। मुस्लिम अगर वोटर बड़ी जो 20% आबादी में 34 विधायक चुने गए उस समुदाय से, समाजवादी पार्टी से 32, आरएलडी से 2। यादव की भी अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से 24 और बीजेपी से 3। तो अब ब्राह्मण ठाकुर अगर बात करें तो इतनी बड़ी तादाद, हर 8वां विधायक, अगर ठाकुर और ब्राह्मण और ठाकुर को जोड़ दीजिए तो हर 8 जो चौथा विधायक है वो सवर्ण जाति से है, ब्राह्मण है या ठाकुर है। 8वां विधायक जोड़ दीजिए तो ब्राह्मण है यूपी में। तो ये तो इक्वेशन है बिल्कुल। जैसे आपने विकास की पूरी टाइमलाइन बताई उत्तर प्रदेश से लेकर आप बलिया तक, तो अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था जब वो सरकार में थे, उसके बाद चुनाव जब आया तो उन्होंने कहा कि विकास बोलता है या विकास बोलेगा, इस तरीके का एक नारा उन्होंने दिया था। लेकिन चुनाव में जो हम लोग देखते हैं वहां पर जिसका जाति समीकरण, जिसका क्षेत्रीय समीकरण, जिसकी चुनावी रणनीति या जिसका संगठन जितना मजबूत होगा उसी को फायदा होता है। ये हमने पिछले 6 या 7 में उत्तर प्रदेश में तो खासतौर पर देखा है। अन्य प्रदेशों की बात करें, वहां बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई हैं पार्टियां चुनावों से पहले, वो अलग मसला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने ज्यादातर देखा है कि यहाँ पर क्षेत्रीय और जाति समीकरण को लेकर ही चुनाव में जो अच्छी घेराबंदी कर सकता है उसकी सरकार बनी है। नहीं, हमको लगा जो मैंने महसूस किया है और लगातार जो देखा है, जो नजर भी रहती है यूपी की राजनीति पर लगातार, तो एक चीज महसूस हुआ है कि जातीय समीकरण भी काम कर रहे हैं, सरकार की जो डेवलपमेंट योजनाएं हैं वो भी काम कर रही हैं, और ये भी लग रहा है जो मुस्लिम क्षेत्रों में जो जीत का जो नतीजों का, जीत नहीं कहेंगे, जो नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, उसके आधार पर ये जरूर लगता है कि उनके भीतर भी वोट बैंक में बड़ा डिवीजन हुआ है। चाहे वो महिला पुरुष अलग हुए हो, चाहे वो यूथ और जो एजेड है उनमें अलग हुए हो। तो क्योंकि जहां पर
30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है जी। और वहां भी अगर हिंदू कैंडिडेट जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से मार्जिन से जीत रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वोटिंग पैटर्न में बदलाव बिल्कुल। आया है और लोग चाहते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो चलती रहे, लोगों को वोट मैंने एक ऐसी जिससे उनकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में सहूलियत हो, एक ऐसी सरकार चाहते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि जो नया जो ट्रेंड है प्रो इनकम्बेंसी की भी, कि अगर विपक्ष में बैठी पार्टी सत्ता में आना चाहती है तो उसे, जो सत्ताधारी पार्टी है, उससे 200% ज्यादा, 200% ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जमीन पे। और शायद अखिलेश भी ये बात महसूस कर रहे हैं और शायद इसी दिशा में वो अब मैंने अगले महीने से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं और नोएडा से इस बार पश्चिम से पूरब की ओर लहर बनाने और लोगों के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव है, हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो लोगों के बीच जाए, अपनी योजनाओं की बात करे, सरकार की कमियां गिनाए, अपना अपना जो एजेंडा है अपना। अब अखिलेश इसमें कितना कामयाब होते हैं वो हम अपने दर्शकों को छोड़ देते हैं। तो देखिए, आपने पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार ये जो बातचीत थी कि 100 विधायक लाइए और वो सीएम बन जाइए, तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत तो तेज हो ही गई है। और अब अखिलेश यादव जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही अभी विजय सर ने कहा कि 200 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब आप सरकार में आ सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो मेहनत है उसको अपनी मेहनत में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं और आप अपना मुद्दा भी जरूर बताएं कि अगले एपिसोड में आप कौन से मुद्दे पर बातचीत चाहते हैं, क्योंकि हम लगातार रोजाना आपके साथ आते हैं। ये जरूर कमेंट कर बताएं और लगातार यूपी टॉक को देखते रहिए। न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड में भी लगातार खबरें आती हैं हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर आप लगातार वीडियोस देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।